हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। आज अपन आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर आज अपन सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, एक तो कमिटीज़ हो गए, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गई और पीएससी हो गई। तो ये सारी जो टॉपिक है ना वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर इतना डेटा है कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक साथ अगर अपन पढ़ेंगे जैसे 5 ईयर प्लान हो गए, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो ये दो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो अपन बाद में जो वीडियो आएगी कल उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन करेंगे कमिटीज़, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड पीएस दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। अब देखो ये जो आपकी जो कमिटीज़ है ये बहुत बोलते हैं ना कि 11 कमिटीज़ है और इनको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसको अपन एक ट्रिक से याद करेंगे, कहानी के थ्रू याद करेंगे। तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अपनी जो कहानी है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। अब एक एक फनी सी कहानी मैं बताती हूँ आपको। एक भोलाराम की कहानी है ये। जो भोलाराम क्या है कि एक नाम तो भोला है, लेकिन वो क्या सोचता है कि अपने इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारना है। तो उसको सुधारने के लिए जैसे भोला हो गया तो भोला से क्या हो गया, बोर कमेटी। अब उसको सुधारने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अकेला सुधार सकता है। तो उसको सुधारने के लिए वो एक मैडम और सर मेहता के साथ वो बात करता है। अब मैडम से हमसे क्या हो गया, मुडारे कमेटी, और जो बलवंत राय मेहता है वो क्या हो गए, बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो इसके अंदर जो सेकंड पे आती है वो आती है बलवंत राय मेहता कमेटी, और थर्ड पे आती है मुडारिन कमेटी। तो ये मैडम सर, अब जैसे अपने मान लो अपन कोई भी मेहमान आता है तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो फिर भोलाराम क्या आ गया, चाय बनाने। तो चाय से क्या आ गया, चड्डा कमेटी। उसके बाद में देखो अपने विलेज के अंदर हमेशा एक ऐसा होता है ना कि एक एजुकेटेड पर्सन होता है। तो एजुकेटेड पर्सन क्या करता है कि वो जो भी लोग आए ना उनसे इंक्वायरी करने की कोशिश करता है। तो एक आदमी है मुखर्जी, उसका नाम क्या है, मुखर्जी, जो क्या बोलता है कि रिकॉर्ड एवरीथिंग प्रॉपरली। वैसे बोलता है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसको क्या करोगे, आप रिकॉर्ड रखोगे उसका। आप ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो और आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे। अगर रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपका काम कोई मतलब नहीं। उसके बाद में देखो फिर अब देखो गाँव में रहते हैं तो हर जगह बोलते गाँव में भी है कि बाबा लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। तो उसके लिए वो जो भोला है वो सोच रहा है कि अपन जो बाबा है उनसे एक बार जाके पूछ लेते हैं जंगल में जाके। तो जंगल में जाके वो पूछता है तो जो जंगल में जो बाबा रहते हैं तो वो उनके पास जाता है। अब उनके पास जाता है तो बीच में उसको जाते-जाते बीच में उसको जो वो थे ना सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स जो आर्मी ऑफिसर है उनकी क्या मिल गई, कतार मिल गई। अब कतार मिली तो वो देख के डर गया उनको। तो देख के डरा तो वो किसको याद करा, श्री कृष्ण को याद करा। श्री कृष्ण कौन है, श्रीवास्तव कमेटी एंड कृष्णा कमेटी। अब श्री कृष्ण को तो उसको याद करना चाहिए, लेकिन उसको उनको याद करने की बजाय वो किसको याद करा, सरोजनी को। देखो मतलब इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब वो जंगल वाला से उसको जुंगल वाला कमेटी है ये ना, तो जुंगल वाला कमेटी है। जुंगल वाला कमेटी के बाद में कतार सिंह कमेटी आती है। कतार सिंह कमेटी के बाद में आती है श्रीवास्तव और कृष्णा कमेटी। फिर उसके बाद में क्या आती है, बजाज कमेटी, और फिर लास्ट में आती है सरोजनी वर्धमानम। तो ये बेसिकली 11 कमेटीज़ है। तो आई थिंक अगर आप इस ट्रिक से उसको याद करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले भोलाराम क्या हुआ, भोलाराम अपनी जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारने के लिए निकला। तो उसके लिए वो एक मैडम से और एक सर, बलवंत राय मेहता, सर और मैडम से मिला। एम से क्या हो गया, मुडालियर, और बलवंत राय मेहता ये क्या हो गई, ये भी कमेटी है। तो मुडालियन कमेटी, बलवंत राय कमेटी। अब इन लोगों के लिए वो चाय बनाने के लिए गया, तो चाय यानी कि चड्डा कमेटी। अब फिर एक एजुकेटेड पर्सन आया, कौन, मुखर्जी, यानी कि मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी आया, मुखर्जी के बाद में फिर वो मुखर्जी की तो सुन लिया, उन लोगों की सुन लिया, तो फिर वो जंगल में जाता है। अब जंगल में जाता है, बाबा के पास जाने से पहले उसको कौन मिल जाती है, आर्मी। आर्मी की कतार मिल जाती है, तो कतार सिंह कमेटी। अब आर्मी कतार मिलने के बाद में वो क्या करता है, श्री कृष्ण को याद करता है। श्री कृष्ण को याद करना तो चाहिए उसको। ऐसे क्या होगी, श्रीवास्तव कमेटी और कृष्णा से कृष्णा कमेटी। तो उनको याद करने की बजाय वो किसको याद करता है, अपनी प्रेमिका सरोजनी, सरोजनी वर्धमानम, है ना। तो बजाय से बी से बजाज कमेटी और एस से सरोजनी वर्धमानम। तो ये क्या होता है, कमेटी का सीक्वेंस है। अब इस कमेटी के सीक्वेंस से आप मतलब जैसे 1943 में जो बोर कमेटी आई थी, तो बोर कमेटी से लेके लास्ट के अंदर जो सरोजनी वर्धमानम जो कमेटी आई है वो आप सीक्वेंस वाइज याद रखोगे। सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ना आप ईयर में कन्फ्यूज होगे। तो अब अपन देखते हैं कौन कौन सी कमेटी है। 11 कमेटी मैंने इसमें लिख रखी है, मैंने आपको बता दी। अब देखो ये जो कमेटी है ना, एक बोर कमेटी, बलवंत राय मेहता बता दी मैंने, फिर मुडालियन आई, फिर चड्डा चाय बनाने के लिए गया, फिर एक एजुकेटेड पर्सन आया, कौन, मुखर्जी। मुखर्जी आया, फिर वो तीनों लोगों की राय लेने के बाद वो जंगल में जाता है। जंगल में उसको कोई आर्मी की कतार दी जाती है, तो कतार सिंह आ गया, फिर श्रीवास्तव, श्री कृष्ण, और फिर कृष्ण आ गया। फिर उनको याद करने के बजाय वो किसको याद करता है, सरोजनी, यानी कि उसकी प्रेमिका सरोजनी को याद करता है। तो ये क्या होती है, ये पूरी 11 कमेटी होगी। तो आई थिंक ये आपको याद होगी। अब इनका जो ईयर है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर दो चीज़ है। इसके एक तो है कॉन्स्टिट्यूटेड और एक आता है रिकमेंडेशन। कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि बनी कब थी, लिखी कब गई थी, और रिकमेंडेशन यानी कि इसने लिखने के बाद सजेशन कब दिए थे। तो इसके अंदर एक तो भोर कमेटी है जो आई तो कब थी, 1943 के अंदर।
लेकिन इसने अपना रिकमेंडेशन कब दिया? 1946 के अंदर रिकमेंडेशन दिया। और एक ये आपकी कतार सिंह कमेटी कब आई थी? 1972 में तो आई थी, और दी कब थी? 1973 में इसने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और बाकी कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो आई, मतलब जब आई थी तभी उसने अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो इसके अंदर आपकी जो 4 कमेटी है ना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोर कमेटी आ गई, मुडारियन आ गई, जंगलवाला आ गई, जंगलवाला नहीं है, जुंगलवाला पे मेरे को जंगलवाले से याद आता है, और लास्ट में कतार सिंह कमेटी। ये जो आपकी कमेटी है बोर, मुडारियन, कतार सिंह, ये तीनों कमेटी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जंगल वाला कमेटी, तो ये 4 कमेटी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे भोर कमेटी। भोर कमेटी आई कब थी? 1943, और रिकमेंडेशन कब दिया था? 1946 में, यानी कि अपनी आज़ादी से पहले। यानी कि आज़ादी से पहले थी तो ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया नहीं था। किसने दिया था? जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दिया था। तो अब देखते हैं। अब देखो इसको अपन कैसे याद रखेंगे। देखो भोर कमेटी कब आई थी कि कब आई थी? अपने 1943 में आई थी, और 1946 में अपना रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश सरकार ने दिया था, तो पहले अपने जो शहरीकरण हुआ है ना वो अब हुआ है। पहले अपन कैसे गांव में रहते थे। गांव में क्या होता था कि गांव के अंदर जैसे अभी भी हॉस्पिटल होते नहीं है, अभी भी प्राइमरी हेल्थ सीएचसी तक हो सकती है गाँव में। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो वैसे भी नहीं आते गाँव में, वो दूर ही रहते हैं। तो अभी तो जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने ये सोचा कि मान लो अपने एग्जांपल लेते हैं कि कोई एमआई का पेशेंट आया, तो एमआई के पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे? आपको गांव में ले जाने के लिए पहली बात अपने पास इतने साधन नहीं है कि अपन गांव से उसको शहर तक लाया जाए, और शहर तक लाते लाते तो वैसे मतलब पहुंच जाएगा भगवान के पास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पीएससी का कॉन्सेप्ट है ना वो किस भोर कमेटी ने, जो भोर कमेटी है उन्होंने पीएससी का कॉन्सेप्ट लेके आया। अब देखो कोई इंसान शहर में बढ़ रहा है, बच्चा है कोई शहर में ही रहता है, वहीं के रहता है, वहीं पे और अपना खुद का काम कर रहा है, तो वो शहर से गाँव में तो जाना नहीं चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा है कि शहर से अपन को कहाँ लेके जाना है, उनको गाँव में लेके जाना है। तो जैसे अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपनी ड्यूटी लगती है ना कि जाके आप गाँव में देख के आओ कि लोगों से बात करने का तरीका, वैसे ही डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगती है। वो भी जाके गाँव में वो ऐसे बोलेंगे हाउ आर यू, वो क्या ये हाउ आर यू समझेंगे, वो तो उनको तो ऐसे बोलेंगे, वो उनको देख के अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना उनको कि भाई ये कौन है, क्या है। उनसे अगर अपन बात करेंगे इस चीज़ की आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि समझ सके लोगों को। तो पहले ये सब नहीं था। तो ये जो भोर कमेटी का मेन पर्पस क्या था कि जो गांव के लोगों है ना उनको ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। तो ये भोर कमेटी का था। तो ये भोर कमेटी किसने दी थी? सर जोसेफ भोर ने दी थी। इसको क्या क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। यानी कि जो भोला था वो क्या कर रहा था कि डेवलप करने के लिए उसने हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए निकला था। अब ये कौन बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब इसके फंक्शन और रिकमेंडेशन देखो, और कुछ याद हो ना हो, एक तो ये कब आई थी, वो 1943 में आई थी, 1956 में अपना रिकमेंडेशन। एक उसका दूसरा नाम क्या है, जैसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, एक ये कब बनी थी। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आप पर्पज वगैरह लिखो ना लिखो, आपको मेन चीज़ याद होनी चाहिए, वो है रिकमेंडेशन कि क्या क्या रिकमेंडेशन, यानी कि इसने क्या क्या सजेशन दिए थे। अब इसने क्या क्या कि स्टेबलाइज पीएससी इसने स्टेबलाइज की थी। 3 मंथ ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन टू क्रिएट कम्युनिटी फिजिशियन, यानी कि जो डॉक्टर्स बनने वाले होते हैं ना उनकी पहले 3 महीने की ट्रेनिंग इसने स्टार्ट की थी। इंपोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इन मेडिकल फील्ड, इसकी वजह से आज अपनी जो बोलते हैं ना कि इमेज, नर्सिंग की जो इमेज है, क्योंकि अब जैसे अपन जाते हैं ना कम्युनिटी, जैसे हमारे होता है, जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं तो अपन ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी कि नर्सिंग वाले लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं बजाय जो डॉक्टर्स होते हैं। बिकॉज डॉक्टर्स क्या होते हैं कि वो मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, अपन क्या होते हैं कि अपन हाँ उनको समझ सकते हैं, क्योंकि अपन पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतने कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो अपनी जो वैल्यू है ना वो भोर कमेटी की वजह से बढ़ी है ना। फिर प्रोवाइड प्रिवेंटिव आस्पेक्ट विद क्यूरेटिव आस्पेक्ट इज गिवन, यानी कि अपन को पहले प्रिवेंट ही करना है, अगर प्रिवेंट नहीं हो तो क्योर तो करना ही है अपन को डिजीज को। स्कूल हेल्थ सर्विस जो मैंने आपको 11th यूनिट थी आपकी वो मैंने पढ़ा दी। स्कूल हेल्थ सर्विस का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया। हाँ, जो कॉम्प्रहेंसिव केयर कॉन्सेप्ट है ना वो किसने दिया था? बोर कमेटी। अब कॉम्प्रहेंसिव केयर का मतलब क्या होता है? प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, इसमें 4 वर्ड आते हैं। प्रमोट करना है अपन को, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना है। डिजीज होने से क्या करना है अपन को? प्रिवेंट करना है। अगर प्रिवेंट नहीं हुई और हो गई डिजीज तो उसको क्या करना है? क्योर करना है। क्योर करने के बाद अपन क्या करेंगे? रिहेबिलिटेट करेंगे, यानी कि पुनर्वास, यानी कि जिस लाइफ रूटीन से वो पहले जी रहा है उस लाइफ रूटीन में अपन को पेशेंट को लेके जाना है। तो ये क्या होती है? कॉम्प्रहेंसिव। ये कॉम्प्रहेंसिव वर्ड आपको कम्युनिटी के अंदर, अगर कम्युनिटी में आए ना तो आपको ये नहीं लिखना कि पेशेंट की केयर प्रोवाइड करवाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाएंगे अपन पेशेंट को। तो ये कॉम्प्रहेंसिव, और ये जो कॉम्प्रहेंसिव केयर था ये किसने बताया था? बोर कमेटी ने बताया था।
अब शॉर्ट टर्म गोल स्टेबलाइज पीएससी एट 40,000 पॉपुलेशन विद 30 बेस। जो पीएससी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बोर्ड कमेटी ने दिया था। अब लॉन्ग टर्म गोल कौन से है? 3 मिलियन प्लान, जिसने स्टेबलाइज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेंटर। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेंटर में कौन कौन से आते हैं? देखो जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना, वो भी इसी के थ्रू आया था, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल के ऊपर जो पेशेंट की केयर की जाती है वो है। अब इसमें देखते क्या क्या है। देखो प्राइमरी यूनिट में कौन आता है? पीएससी। पीएससी में कितने? 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और पीएससी के अंडर कौन काम करता है? सब सेंटर। और पीएससी से ऊपर कौन काम करता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब स्टाफ में 2 डॉक्टर, 1 नर्स और 1 हेल्थ केयर वर्कर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? पीएससी में। सेकेंड यूनिट में कौन आता है? सेकेंड यूनिट में आता है हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर 3 मिलियन पीपल। ये तो 40,000 पॉपुलेशन पे हो गई। ये 3 लाख लोगों के ऊपर होगी। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे और बेटर फैसिलिटीज़ होएगी। जैसे अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना आरएचएस देख लो, अपना जयपुरिया देख लो, तो इसके अंदर क्या होता है? एकदम अच्छी जो बोलते हैं ना सुविधाएं उपलब्ध होती है। फिर आता है ट्रस्ट यूनिट। ट्रस्ट यूनिट में कौन से आ जाएंगे? मेडिकल कॉलेज वगैरह, जैसे टीचिंग हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए। वो क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग एडवांस केयर एंड ट्रेनिंग। देखो भविष्य कौन है? डॉक्टर्स और नर्सेज। तो वो क्या है? ये जो ट्रस्ट यूनिट है उसके अंदर जो टीचिंग हॉस्पिटल हो गए और मेडिकल हॉस्पिटल जो क्या करते हैं? एडवांस केयर और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आ गई अपनी बोर कमेटी। आपकी बोर कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है मुडायन। मुडायन कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मुडायन कमेटी कब आई? 1959 में तो आई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1959 में। और 1962 में इसने क्या दिया था? अपना रिकमेंडेशन कि अपना सजेशन दिया था। अब देखो मुडायन कमेटी में कौन थी? मुडायन जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। इसको क्या क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी बोलते हैं इसको। अब इसके रिकमेंडेशन कौन कौन से हैं? इसने बोला था स्ट्रेंथन फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, यानी कि जो 5 ईयर प्लान जो अपन आगे वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हुआ? 1951 से लेकर 1956 और 1956 से 1961 तक जो 2 5 ईयर प्लान आए थे, उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड की थी कौन? मुडायन कमेटी। स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलाइज्ड सर्विस टू सर्व ए सेंट्रल बेस फॉर रीजनल सर्विस, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको भी कौन स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया था? मुडायन कमेटी। फिर थर्ड क्या है? ईच पीएससी नॉट सर्व 40,000 पॉपुलेशन, यानी कि जो पीएससी है ना वो 40,000 से ज़्यादा नहीं होगी। 40,000 पॉपुलेशन हो गई तो वो उससे ज़्यादा हो गई तो वो किस में आ जाएगी? सीएससी में आ जाएगी। इवॉल्वेट बोर कमेटी, यानी कि बोर कमेटी को वो उसने वापस से देखा था, इवॉल्वेट किया था। कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस ऑन पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है ना, हेल्थ आईएएस ऑफिसर होता है जो अपनी इंडिया को चला रहा है, वैसे ही अपनी हेल्थ के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेसर जो हो वो एक ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से पूरा हेल्थ सिस्टम सुधर सके, इसका ये मतलब है। फिर थर्ड आ गया जंगल वाला कमेटी। जुंगल वाला, ये जुंगल वाला कमेटी कब आई थी? स्टेबलाइज हुई थी 1964 में। किसके साथ? चेयरमैन जुंगलवाला, जो नाम है ना उन्हीं के ऊपर ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चा सबको साथ ले आओ, है ना? मतलब बोलते हैं कि बाबा क्या मतलब सबका साथ सबका विकास। उसने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट ऑल हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस का क्या होता है? समावेशन होता है। इंटीग्रेशन यानी कि एक साथ लेके आना। अब इसने इसने जो रिकमेंडेशन दी थी इसके है सेम वर्क सेम पेमेंट, यानी कि जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहा है और एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उनको जितना प्राइवेट में मिल रहा है या फिर जितना गवर्नमेंट में मिल रहा है उतना प्राइवेट में मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ अपने यहाँ इंडिया में। एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा पेमेंट, यानी कि मैं अगर एक्स्ट्रा काम नाइट ड्यूटी भी करूँ तो एक्स्ट्रा काम करूँ तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं है। नो प्राइवेट प्रैक्टिस। अब देखो अपन जैसे मान लो अपनी एम्स में जॉब लग गई ना, तो अपन प्राइवेट काम नहीं कर सकते, तो ये किसके थ्रू आया? ये जुंगल वाला कमेटी है, उन्होंने दिया था। और लास्ट अपनी कौन सी? कतार सिंह कमेटी। देखो कतार सिंह कमेटी को आप कैसे याद रखोगे कि ये मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी क्यों बोलते हैं उसको? देखो कतार सिंह क्या है? एक आर्मी ऑफिसर। तो आर्मी ऑफिसर क्या कर रहा है कि एक इंसान है उसको ट्रेंड कर रहा है, कि तुम्हें एक काम को लेके नहीं बैठना, तुम्हें
एक इंसान को खूब सारे काम करते हैं। देखो मल्टीपर्पज़ वर्कर का मतलब होता है कि एक इंसान खूब सारे काम करेगा। एग्ज़ाम्पल जैसे एएनएम हो गई। एएनएम को क्या करना है कि हेल्थ सर्वे भी करेगी वो जाके, कम्युनिटी में जाके एजुकेट भी करेगी। उसके पास अगर वो सब सेंटर में बैठी है तो वहाँ पे उसको जैसे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए वो पूछने के लिए आएंगे, जैसे कि अंतरा वगैरह लगाना और जैसे माला एंड माला डी, तो ये कौन देती है? एएनएम देती है। इम्यूनाइजेशन करने हर गुरुवार को एएनएम जाती है। तो ये क्या है? ये मतलब एक जो वर्कर है ना वो बहुत सारे काम कर सकता है। पहले क्या होता था कि एक ही काम करेगा, नहीं, अब एक इंसान खूब सारे काम करेगा। तो ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था कतार सिंह कमेटी। ये कब स्टेबलाइज हुई थी? 1972 में स्टेबलाइज हुई थी। ये क्या प्ले पोविटल रोल इन रिफॉर्मिंग इंडिया रूरल हेल्थ सर्विस। पोविटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसकी? इंडिया रूरल हेल्थ सर्विस को अच्छा करने के लिए कतार सिंह कमेटी का। इसने दिया ही था। अब देखो ऑल एनएम रिप्लेस बाई मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी, यानी कि एनएम को एक ही काम, पहले एनएम क्या काम करती है? सिर्फ उनका काम था इम्यूनाइजेशन करना, लेकिन अब उनको सब सेंटर के अंदर आरोग्य मंदिर, जो इस नाम से अब ना, जो आयुष्मान आया था ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो आयुष्मान जो कार्ड वगैरह अभी भी मिलते, अभी बांटते ना आयुष्मान कार्ड, तो उसके तहत जो था जो एनएम है, एनएम सब सेंटर का नाम क्या हो गया? आरोग्य मंदिर। तो एनएम क्या काम करेगी? एनएम एक काम नहीं करेगी, एनएम खूब सारे काम करेगी। अब देखो इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, एक सेकेंड, हाँ, इसने रिकमेंडेशन दी थी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मतलब रिप्लेस सिंगल पर्पज़ वर्कर, यानी कि एक वर्कर को, मतलब एक जो काम कर रहा है उसको रिप्लेस करके खूब सारे काम करेगा एक इंसान। सब सेंटर पर पीएससी, यानी कि 6 सब सेंटर होंगे एक पीएससी पे, जो 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। स्टाफिंग 8 सब सेंटर, एक मेल एंड एक फीमेल, यानी कि एक एनएम होती है, एक सीएचओ होता है अपने किसके अंदर, जो क्या बोलते हैं सब सेंटर के अंदर। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ऑनगोइंग स्किल अपग्रेडिंग एंड सुपरविजन। फिर लास्ट में क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि कंबाइंड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन। तो ये काम किसका है? ये हेल्थ जो एनएम है उसका काम है। और जो सीएचओ क्या काम करता है? सीएचओ बैठ के मतलब दवाइयाँ वगैरह, जो बेसिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये आपकी कमेटी कंप्लीट हुई, क्योंकि कमेटी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए कमेटी कंप्लीट हुई आपकी। अब अपन देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो इनिशिएटिव हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या उसका क्या काम था कि जो अपना इंडिया है उसका हेल्थ सिस्टम सुधार सके। अब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या होते हैं? हेल्थ पॉलिसी रेफर टू डिसीजन प्लान एंड एक्शन दैट आर अंडरटेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल विद इन सोसाइटी। यानी कि जो हेल्थ पॉलिसी होती है वो क्या होती है? हेल्थ पॉलिसी होती है एक प्लान, एक प्लान जो ऐसे एक्शन ले सके जिससे अपने जो जहाँ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में या जहाँ पे अपन रह रहे हैं उसका हेल्थ सिस्टम क्या करे? सुधार सके। अब देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 3 बार आई थी। एक तो आई थी 1983 में आई थी, 2002 में आई थी और 2017 में इसको वापस रिवाइज़ किया था। तो वो दोनों आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी 2017 वाली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अपन देखते Key feature of national health policy. India first evolved over national health policy in 1983 and which was revised in 2002 and 17 में। मैंने बताया था कि जो इंडिया ने 1983 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी को स्टार्ट किया था और जो रिवाइज का वो हुई थी 2002-2017 में। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम टू अचीव द हाइस्ट पॉसिबल हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर ऑल इंडियन थ्रू प्रिवेंशन, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ सर्विस। देखो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का गोल है। एश्योर अवेलेबिलिटी और फ्री कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके या तो लो कॉस्ट में या फिर अपन को फ्री के अंदर अपन को जो कॉम्प्रहेंसिव केयर है वो प्रोवाइड करवानी है। अब अपन देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाली। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 एंड 2002 हेल्प गाइड इंडिया हेल्थ सिस्टम फॉर मैनी ईयर। देखो दो जो 1983 और 2002 में आई थी उसने क्या किया, जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया को इसको गाइड करने में बहुत हेल्प की। बट अब की जो सिचुएशन है ना उसको उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि अपने जो इंडिया के अंदर हेल्थ हेल्थ में जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, हाइपरटेंशन होगी, इसका प्रेजेंट हर एक घर में मिल जाता है। तो अब नई का जैसे जो इंसान है वो अपनी वेल्थ से ज़्यादा अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहा है, मीन कि खाने पीने में इतना खर्च नहीं करता जितना दवाइयों में हो रहा है। तो ये अपनी 2017 वाली क्यों ज़रूरत पड़ी अपन को? बट विद नाउ
health problem and changes in the country, a new policy was needed. So government of India introduced the national health policy 2017. यानी कि अपनी हेल्थ प्रॉब्लम अब दूसरी हो गई, तो इसलिए 2017 में इसको रिवाइज किया गया। अब ये क्यों 2017 में इसकी नीड क्यों पड़ी अपन को, क्योंकि चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटी। मैंने बता दी कि आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई लाइक डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन, ये क्या हो गई, ये ज़्यादा हो गई, तो हेल्थ जो इंसान की प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो गई। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है अपनी इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो इसकी वजह से अपन को हेल्थ नीड ज़्यादा होएगी। राइजिंग हेल्थ कॉस्ट, क्योंकि इंसान अपनी हेल्थ देखो, आजकल गवर्नमेंट पे कम भरोसा करते, प्राइवेट पे ज़्यादा करते, बल्कि गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, प्राइवेट भी होता है बट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपन क्या सोचते हैं कि अच्छा जिसके पास जो ज़्यादा पैसे ले रहा है, इंसान की मेंटालिटी होती है जो ज़्यादा पैसे ले रहा है वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा सही कर सकता है। अब इसका ये जो आप एक वर्ड है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है कि इंसान अपनी हेल्थ से ज़्यादा अपनी दवाइयों पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर भी जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए अपनी जो हेल्थ है उसको हेल्थ को सुधारने के लिए ये मतलब ये जो 2017 की पॉलिसी है वो नीड थी। अब इसके देखते इसके एम क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, टू अचीव द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल पीपल, यानी कि अपन हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की जो हेल्थ है वो अपन अचीव कर सके। टू गिव अफोर्डेबल असेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू एवरीवन इन इंडिया, अपन को क्वालिटी ऑफ केयर देनी है इंडिया के अंदर। टू रिड्यूस हेल्थ इक्वलिटीज, यानी कि इन इक्वालिटीज़ को जो बोलते हैं ना कि जैसे अपन जाते हैं तो वीआईपी की लाइन में लग के चलो, अपन तो हेल्थ के जैसे बोलते हैं ना कि हम तो स्टाफ के तो अंदर चले जाते हैं, वैसे तो ये गलत है, लेकिन अपन चले जाते हैं, तो इन इक्वलिटी को अपन कम करने के लिए ये हुआ है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है फिलहाल। टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू हेल्थ, तो इसके लिए अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो नीड थी। अब अपन देखते हैं पीएससी। देखो पीएससी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं अपन सबसे पहले देखते हैं कि पीएससी क्या होती है। पीएससी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। अब इसकी जो ये डेफिनेशन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, तो इसको आपको याद क्या रट ही लेना है। तो पीएससी क्या होती है, पीएससी इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेंस टू दैम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एट ए लो, यहाँ पे लो कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, यानी कि समझ ही नहीं आया क्या है। देखो पीएससी क्या होती है, एक एसेंशियल हेल्थ केयर, यानी कि एक बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल या जो कम्युनिटी में जो पीपल रह रहे हैं उनका अगर फुल पार्टिसिपेशन होगा तो उसकी वजह से या तो उनके पैसा ही नहीं लगेगा, क्योंकि अपन बोलते हैं कि आसपास में काफ़ी चीज़ें हैं जिससे अपन जो फ्री के अंदर दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं, तो या तो पैसे लगेंगे नहीं, लगेंगे तो बहुत कम पैसा लगेगा, जिसके या तो कम्युनिटी या जो कंट्री में अपन रह रहे लोग हैं वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उसको। अब इसके देखते हैं अपन कंपोनेंट एंड एलिमेंट। अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है, मतलब मेरे हिसाब से इसको एक स्टोरी से याद रखते हैं। देखो जब एक कपल की शादी होती है तो उनको क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग की के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा वो हेल्थ एजुकेशन, मतलब सबसे पहले क्या होगा फैमिली प्लानिंग के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन लेने के लिए जाएगा वो, यानी कि फैमिली प्लानिंग हो गई, हेल्थ एजुकेशन होगा। अब मान लो हेल्थ एजुकेशन वाला क्या बोलेगा, आप अच्छा अच्छा खाओ अच्छा पियो, यानी कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो गया और सैनिटेशन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, बच्चा हुआ तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गई। फिर बच्चे का क्या करवाया अपन ने, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद में चलो वैसे तो अपन ने इम्यूनाइजेशन करवा लिया, लेकिन फिर भी अगर बच्चे के कोई डिजीज़ हो गई तो क्या करेंगे अपन, पहले तो प्रिवेंट करेंगे, अगर प्रिवेंट नहीं हुई तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर मान लो अपन ट्रीटमेंट भी कर दिए, बाद में जब बच्चा जो होगा वो बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, जो डिजीज़ हो सकती है तो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। एंड लास्ट में आगे प्रोवाइड एसेंशियल ड्रग, यानी कि जो डिजीज़ हुई है उसके लिए एसेंशियल ड्रग प्रोवाइड करवाना। तो बेसिकली अपन इसको एक ऐसे याद कर सकते हैं, जब एक कपल की शादी होती है तो उसको क्या करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में जानने की नीड होती है, इसलिए वो हेल्थ एजुकेशन लेने के लिए जैसे एएनएम हो गई या फिर एएनएम जो अपन आराम से उनसे बात कर सकते हैं, तो उनसे हेल्थ एजुकेशन लेंगे। अब हेल्थ एजुकेशन लेने के बाद में वो आपको बताएंगे कि आप अच्छा खाओ अच्छा पियो। अब वो अच्छा खाएंगे अच्छा पियेंगे, फिर उन्होंने कंसीव किया तो क्या होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फिर उसका बच्चे का क्या कराएंगे, इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से डिजीज़ से प्रिवेंशन मिलेगा। एंड मान लो फ्यूचर में अगर कोई डिजीज़ हुई तो उसके लिए ड्रग भी प्रोवाइड करवा सके। तो ये क्या हो गई, ये अपने एलिमेंट्स हो गए पीएससी के। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल में सबसे पहले प्रिंसिपल है
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका मतलब इक्वल होना चाहिए। हर एक जो भी अपन कम्युनिटी के अंदर प्रोग्राम आ रहे, जो भी सर्विसेज आ रही है, ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट जो पुअर है उनको तो मिल ही नहीं रहा और जो रिच है उनको बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, ऐसे नहीं। तो अपन को बोलते हैं ना कि एकदम बराबर का हिस्सा होना चाहिए उनका भी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जैसे हेल्थ के प्रोग्राम के लिए जैसे अपन सर्वे करने जाते हैं, उनको बताने जाते हैं ऐसा है कि ये है, तो अपन को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि हाँ हम भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन होता है वो दोनों तरफ से होता है। अगर एक करेगा एक नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपन बोलते हैं ना कि अगले को भी ऐसा लगेगा कि यार मैं पागल ही हूँ क्या, तो इतना फुल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हेल्थ सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। फिर आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि देखो अपन सिर्फ बोलने से, हेल्थ एजुकेशन लेने से ही अपन अपन हेल्थ को अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर अपन हेल्दी हो सकते हैं, नहीं। उसके लिए अपन को अच्छा खाना भी मिलना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, बढ़िया खाना, बढ़िया अपन सैनिटेशन होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, बढ़िया खान पीन होना चाहिए अपना। तो ये क्या हो गया अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर आता है फोकस ऑन प्रिवेंशन। देखो अपन एक लाइन सुनिए, बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपन प्रिवेंट ही कर ले तो क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपन अपना मेन जो गोल होता है वो क्या होता है कि अपन को डिजीज़ को प्रिवेंट करना होता है। फिर आता है मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच के अंदर आता है कि जैसे अपन सिर्फ एक ही चीज़ पे अपन को डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि अपन चलो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है तो अपन बस अपन हेल्थ के ऊपर डिपेंड है तो अपन सिर्फ एजुकेशन ले ली और खाने पीने पे ध्यान नहीं दिए, तो अपन को हर एक चीज़ हर एक टाइम पे करनी चाहिए। तो ये क्या हो गए प्रिंसिपल हो गए। अब अपना लास्ट आता है रोल ऑफ नर्स। देखो मैंने आपको ये वाला पहले भी पढ़ा दिया, ये वाला मैंने अभी पिछली क्लास ली थी आपकी, शायद सेकंड या सिक्स या फर्स्ट यूनिट, सिक्स यूनिट में मैंने ये पढ़ा दिया आपको। कोई सा भी किसी में भी रोल ऑफ नर्स आए, आपको सिर्फ ये जो कीवर्ड्स है जैसे लीडरशिप हो गया, काउंसलर हो गया, मैनेज हो गया, क्रिटिकल थिंकर हो गया, केयर गिवर हो गया, डिसीजन मेकर हो गया, रिहैबिलिटेटर हो गया, रिसर्चर हो गया, एडवोकेट हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, टीचर हो गया। तो ये सब क्या होती है कि रोल ऑफ नर्स होती है, जो आप हर एक जिसमें भी रोल ऑफ नर्स आ रहे हो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो। आपको बस ये जो है इतने सारे, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये इतने सारे दे रखे हैं ना, इनको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी आई थिंक अगर आप 5th सेमेस्टर में आ गए तो आप आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आपका मेन काम है इनके बारे में देखना। जैसे लीडरशिप हो गया, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जैसे एनएम होगी, एनएम को लीडर करने वाली आशा होनी चाहिए। काउंसलर यानी कि काउंसलर वो होता है जो काउंसलिंग करता है, यानी कि कोई आया कम्युनिटी से में आपके पास कोई आया तो आपको उसको हेल्थ एजुकेट करना है, ना कि उसको डिमोटिवेट करके भेजना है। मैनेजर मैनेज करना चाहिए कि जैसे बोलते हैं ना कि एक काम एक इंसान नहीं कर सकता, एक एक काम मतलब एक इंसान बहुत सारे काम कर सकता है। क्रिटिकल थिंकर यानी कि कोई पेशेंट मान लो क्रिटिकल कंडीशन में है तो अपन को डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए अपनी कि अगले की जान बच सके। केयर गिवर, केयर अपन को अपना प्राइमरी जो बोलते हैं ना कि नर्सिंग का काम ही क्या है, केयर प्रोवाइड करवाना। डिसीजन मेकर मैंने बोला कि क्रिटिकल पर्सन कोई आए तो उसके लिए अपन को डिसीजन लेना चाहिए। रिहैबिलिटेटर यानी कि जब वो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आए और वापस घर जा रहा है तो उसको अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, मीन्स हेल्थ एजुकेट करना चाहिए। रिसर्चर, एडवोकेट, एडवोकेट तो मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है राइट्स के बारे में बताता है पेशेंट। जैसे एडवोकेट होता है ना कि वकील, वकील क्या करता है कि आपको अपने जो पेशेंट होता है उसके राइट्स के बारे में बताता है। कोलैबोरेशन हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो ये सब क्या आता है, ये रोल ऑफ नर्स होती है जो आप फंडामेंटल भी हो गया उसके अंदर भी कम्युनिटी के अंदर, यानी कि जहाँ पे रोल ऑफ नर्स आता है ना वहाँ पे ये चीज़ें आती ही आती है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कंप्लीट तो क्या अपनी सेकंड यूनिट में दो और है, एक तो 5 ईयर प्लान है और एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ये भी दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।